नमस्कार, मैं हूं अवधेश कुमार। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का दादरपुर गांव इस समय जिन कारणों से चर्चा में है, जो कुछ वहां हुआ, वहां होने के बाद जो कुछ हो रहा है, वो भारत में मुझे, मेरे सहित आप सब लोगों को जो मानते हैं कि हमारे देश में सामाजिक एकता होनी चाहिए, खासकर हिंदू समाज के बीच सामाजिक एकता की आवश्यकता है। हमारे देश में एकता होनी चाहिए, राष्ट्रीय एकता होनी चाहिए, ताकि हम संगठित होकर इस देश को मजबूत कर सके, कोई बाहरी दुश्मन हमको तोड़ नहीं सके। ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से डरावनी स्थिति है। यह पूरा प्रकरण सबको डराने वाला है। आज की स्थिति में अगर जाति के आधार पर किसी घटना को मानते हुए फिर संघर्ष होता है, नेता उसमें कूदते हैं और उसको इतना बड़ा बना दिया जाता है। इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की कृपा से, उनके प्रमुख अखिलेश यादव जी की कृपा से ये विषय यादव ब्राह्मण फिर उससे आगे बढ़ते हुए अग्रे बनाम पिछड़े दलित की बनाने की पूरी कोशिश हुई है। कल्पना करिए, ये होते होते बिहार तक पहुंच गया है। वहाँ तेजस्वी यादव जी ने इस इशू को उठा दिया है। अब आप कल्पना करिए कि इस ढंग से अगर जातीय युद्ध में तब्दील हो जाए, जातीय संघर्ष हो जाए, तनाव हो जाए, तो क्या स्थिति होगी? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई घटना अगर घट जाती है इस प्रकार की, तो किसी भी कोई एक्टिविस्ट हो, कोई प्रबुद्ध व्यक्ति हो उस समाज का, किसी समाज का, और नेता हो, उसकी क्या जिम्मेवारी होनी चाहिए? उसकी जिम्मेवारी यही होती है कि जो कुछ घटना है उसके सही तथ्य को पहले जानने के बाद समाज के बीच में जाएं, दोनों पक्षों से जो तथ्य हैं उसके आधार पर बात करके फिर मेल मिलाप करवाए, इसको खत्म करें। पहले तो जो भी घटना हुई उसमें पता नहीं कहां से ऐसे संगठन, यादव रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, इंटरनेशनल यादव काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय यादव परिषद, यादव महासभा, यादव युवा सभा, ऐसे संगठन सब वहां पहुंचने लगे। दूसरी ओर से भी इसका प्रतिरोध हुआ। तो अब वो पहले तो लोगों ने आग में घी डाला। अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी के कार्यालय में दोनों कथावाचकों को बुलाकर उसको सम्मानित कर, इसको यादव के अपमान का विषय बनाकर उसमें पेट्रोल डाल दिया कि अब ये जले। ये तो वहाँ के दोनों पक्षों के समझदार परिपक्व लोगों की प्रशंसा करनी चाहिए कि उन्होंने इसको जातीय युद्ध में नहीं बदला है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कानून और व्यवस्था कायम करने के लिए जानी जाती है। प्रशासन को उन्होंने सही जानकारी लेने, कोई भी पक्ष है उसको छोड़ना नहीं। हालांकि पहले तो कार्रवाई वहाँ ब्राह्मणों पर ही भी हुई, क्योंकि उनका मुंडन, सिर काटा, उनका मुंडन किया गया, शिखा काटे गए। बाद में जब पता चला कि भाई ये लोग वहाँ उत्पात मचा रहे हैं, तो कार्रवाई हुई है। सब दोनों तरफ से FIR दर्ज हुआ है, काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं, लोगों से पूछताछ है। अब ये जो घटना का विवरण है, पहले उसको समझिए। आपने भी पढ़ा होगा। बताया ये जा रहा है कि दादरपुर गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही थी। कथा कहने वाले मुकुटमणि अग्निहोत्री अपना नाम बताए थे। उनके साथ जो सज्जन थे, उनका नाम है संत सिंह यादव। पता नहीं उन्होंने क्या नाम बताया, उनका नाम किसी ने पूछा नहीं होगा, क्योंकि सहयोगी का कथावाचकों में सामान्यतः नाम पूछा नहीं जाता है। वो वहाँ के एक ब्राह्मण परिवार जिनका नाम है जयप्रकाश तिवारी, उनकी पत्नी है रेणु तिवारी। उनके घर पर जब कथा होती है तो कथावाचकों को सम्मान पूर्वक भोजन के लिए अपने घर पर लोग बुलाते हैं और उनका आतिथ्य करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको वस्त्र देते हैं। भोजन कराने के बाद फिर उनको विदा करते हैं। ये जो भी भागवत कथा एक निश्चित संकल्प के साथ होता है, तो उसमें उन्होंने घर पर बुलाया। अब यहाँ इनका कहना है, जयप्रकाश तिवारी, रेणु तिवारी का, कि उन्होंने पहले कहा कि आपकी पत्नी जो है स्वयं हम लोगों को खाना खिलाएगी। जब हम लोगों ने आपत्ति किया तो फिर उन्होंने माफ़ी मांग ली। खाना खिलाते समय रेणु तिवारी का आरोप है कि उन्होंने मेरा उंगली छू दिया या पकड़ दिया। मतलब वो उन अश्लील हरकत वो बता रही हैं किया है। और उसके बाद सुना जाता है कि वहाँ वो
उसने जब बोला तो वो माफ़ी मांगने लगे पैर पकड़कर महिला का, और उसमें झुके, क्योंकि किसी दूसरे गांव में किसी के घर में कोई बाहर से आया हुआ कथावाचक हो, साधु हो, जिसके बारे में सम्मान होता है, अगर उसके चरित्र पर प्रश्न उठ जाए कि महिला के साथ कर रहा है तो गांव में उसकी क्या दशा होगी। तो वो संभव है कि अब जो भी रहा वो पैर पकड़ के माफ़ी मांग रहे हो, उसमें उनका आधार कार्ड गिर जाता है। अब उस आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री भी है और मुकुटमणि यादव भी है, संत से। उसके बाद लोगों ने देखा कि साले ये तो यादव है, अब यादव है तो पहले से आप अग्निहोत्री क्यों बता रहे हो। वो घटना होगी। अब गांव के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है आप कल्पना कर सकते थे। इनको माफ़ी मंगवाया होगा, फिर किसी ने कहा कि नहीं इसका बाल काटो, सीखा काटो, उसका पूरा बाल मुंडन हुआ तो उसमें सीखा और बाल सहित वो चला गया। अब उसके बाद जो है, अब ये बाहर निकलने के बाद एक घटना हो जाती है, ये FIR हो जाता है। उसमें 4 ब्राह्मणों पर शुरू में FIR हुआ, उनकी अरेस्टिंग हो जाती है। अब ये घटना यहाँ तक है। घटना की सच्चाई क्या है, न मैं जानता हूँ न आप जानते हैं। अब ये पुलिस प्रशासन का दायित्व है कि वो सच्चाई ले आए। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारे देश में हमारी आपकी सोच ऐसी भी घटनाओं को कानूनी दृष्टि से हम देखने लगते हैं। जो पुलिस है, जो प्रशासन है, वो जो कर रही उसकी दृष्टि से देखते हैं, राजनेता अपनी दृष्टि से देखते हैं। कानूनी पहलू इसका एक विषय हो सकता है, लेकिन अगर किसी का सीखा या किसी का बाल इस कारण काटा गया है कि कोई यादव है तो उसको भागवत कथा कहने का अधिकार नहीं है, उसने क्यों किया है, तो इससे शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। ये केवल सामाजिक और कानूनी अपराध नहीं है, ये धर्म की दृष्टि से भी महापाप है, ये महा अपराध है अगर ऐसा किया गया है तो। लेकिन अब ये क्लियर नहीं है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में अनेक कथावाचक हैं, अनेक साधु संत हैं, जिनको आज हम पिछड़ी जातियां और दलित जातियां कहते हैं, उनसे आते हैं और वो कथा कहते हैं। उनको उन पर कोई प्रश्न नहीं होता। इस समय एक कथावाचक जो आपका भविष्य बताते हैं, उनका बहुत बड़ा ग्लैमर है। वो भी उसी जाति से आते हैं जिसको कहा जाता है कि पिछड़ी जाति है। हमारे देश के एक प्रमुख योग गुरु, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जिनकी लोकप्रियता अपार है, घर घर लोग उनको जानते हैं, वो भी उनको भी अगर, जिसको हम पिछड़ी जाति कहते हैं, क्योंकि मैं नहीं मानता हूं कि हमारे देश में कोई अगरी जाति है, कोई पिछड़ी जाति है, कोई दलित जाति है या कोई आदिवासी है। उसको अंग्रेजों ने ये बैकवर्ड क्लासेस, फॉरवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये सब अंग्रेजों के दिए हुए नाम है। अब वो एक अलग उन्होंने क्यों नाम दिया होगा, क्योंकि उनके यहाँ जातीय और सामाजिक व्यवस्था नहीं थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाज में जातीय सोच नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपनी जाति के आधार पर स्वयं को ऊंच नीच के साथ साथ सामने वाले को उस दृष्टि से कौन हमारे बराबर है, कौन हमसे छोटा है, कौन हमसे बड़ा है मानते हैं, और उनके संस्कार में वो व्यवहार कई बार झलकता है, कई बार किया जाता है व्यवहार। तो ये बात सच है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। तो ये बात पहले दृष्टि से लगती है कि भाई ब्राह्मण के गांव में ये कथावाचक कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मणों ने इसीलिए पीट दिया है उनको। अब जो दूसरे उसमें, अब ये दोनों जो है, दोनों के बारे में ये पता चल रहा है कि दोनों ग्रेजुएट हैं, पढ़े लिखे हैं। जो मुकुटमणि सिंह यादव है, उनका कहना है कि हमने श्री भागवत कथा अपने गुरु से सीखी है और कथा अच्छा कहते हैं, संस्कृत के श्लोक पाते हैं। जो संत सिंह यादव हैं वो भी ग्रेजुएट हैं और वो संस्कृत के शिक्षक थे, पहले विद्यालय चलाते थे, कोरोना में विद्यालय बंद हो गया तो इनके साथ जुड़ गए, इसलिए उनको आचार्य कहा जाता है। तो आचार्य जी है और ये है, तो अब सामान्यतः जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या इटावा के क्षेत्र में कोई यादव इतना कमज़ोर हो जाएगा वहाँ कि उस यादव की इस ढंग से किसी ब्राह्मण के गांव में पिटाई हो जाएगी और पीड़ित हो जाएगा? यानी इटावा, मैं बोल रहा हूँ आपको, इटावा किसका क्षेत्र है वो समझने की ज़रूरत है। उस क्षेत्र के बारे में आप समझिए। और मैंने अपने जीवन में देखा है कि उत्तर प्रदेश के यादव बहुत गरिमामय व्यवहार करते हैं, बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। अनेक यादवों से मेरे संबंध में बहस भी करता हूँ, कई बार उनको चिढ़ाता भी हूँ। पूरे चुनाव में यादवों के गांव में मैं जाता था, कई बार चिढ़ाता था, लेकिन सब हंस के टाल देते, कभी किसी ने मेरे साथ बदतमीजी नहीं की। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के यादवों के बड़े समूह के बारे में मेरी धारणा तो बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने स्वयं उनको देखा है। अनेक यादव मेरे मित्र हैं और वो
इतनी शालीनता से उनका व्यवहार होता है, इतने विनम्रता उनके जीवन में। मैं अनेक यादवों के गांव में जाता था, जो मेरे को माना जाता था कि मैं तो योगी आदित्यनाथ जी के का समर्थक हूं और भाजपा समर्थक हूं और शायद उसके सरकार के लिए काम करता हूं, तब भी मुझे खाना खिलाया लोगों ने। गांव में सब पैर छू के मेरे प्रणाम करते थे यादवों के गांव में। ऐसे मेरे साथ हुआ कि सर दोबारा मेरे गांव में आइए। तो मैंने ये सब देखा है वहाँ, इसलिए मैं ये कहने के लिए तैयार नहीं हूँ। लेकिन जो कुछ उसके बाद वहाँ हुआ है, जिस ढंग से आग लगाने की कोशिश हुई, गांव में यात्राएं निकाले गई, मोटरसाइकिल जुलूस निकाले गए, तोड़ फोड़ किए गए, जो स्थिति पैदा करने की कोशिश हुई वो भयानक है। और ये कोई न कोई इसके पीछे जातीय उन्माद पैदा करने के पीछे है। पंचायत चुनाव है और अखिलेश यादव इसको पीडीए से बोल करके इसमें और उसमें आग में पेट्रोल डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल गलत है। अब मैं आता हूं इसके मुख्य पहलू पर। अगर वो व्यक्ति पहले से कथा कह रहा है, अभी तक उस गांव के ब्राह्मणों का कोई वक्तव्य नहीं है कि हमको ये यादव थे इसलिए हमने मारा, सिर काटा। वहां यह है कि महिला के साथ छेड़खानी किया, फिर उसका आधार कार्ड पकड़ में आ गया। अब आधार कार्ड में अगर उसका नाम गलत है तो ये तो कानूनी दृष्टि से फ्रॉड है, धोखाधड़ी है, उसकी सज़ा होगी। लेकिन ये सब विषय नहीं है, ऐसे विषयों का कानूनी निपटारा नहीं होता है हमारे देश में। ये जो अवधारणा है, जाति की अवधारणा, अंग्रेजों ने बिल्कुल गलत दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यादव जाति, आप कृष्ण भगवान ने गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया। अगर यदुवंशी थे, जब सारे लोग उसके आधार पर कथा कहते हैं, उसको पढ़ते हैं, गीता महत्वपूर्ण हिंदू धर्म का ग्रंथ है, भारत की पहचान के रूप में पेश किया जाता है। एक तरफ हमारा ये समाज है, तो ये यादव जाति पिछड़ी कैसे हो गई, मुझे बताइए आप। यादव एक महान जाति इस देश में रही है। आपको ये, और केवल यादव ही नहीं, जिन जातियों को आप पिछड़े कहते हैं उनके भी राजतंत्र थे, वो सब राजा थे अलग अलग जातियों में। और वो कोई प्राचीन काल का विषय नहीं, अंग्रेजों के आने तक थे। भाई गुर्जरों का राज थे, गुर्जर राजा, प्रतिहार राजा, जाट राजा, यादव राजा। ये जो हम सुनते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली से राजधानी दौलताबाद ले गया, जो देवगिरी है, वो यादव वंश का ही था। वहाँ की संपत्ति से इतना प्रभावित था और इतने लूटने गए हैं। आज भी वो किला जाके देखिए। तो ये नहीं कि बहुत पहले की बात है, मैं उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे रहे हैं हमारे जाति व्यवस्था में। ये ऊंच नीच, छुआछूत कैसे आया, क्या आया, ये बिल्कुल गलत था। लेकिन जाति हमारे देश की ताकत रही है। काम के आधार पर, वर्ण में काम के आधार पर जातियां बटी थी। और चूंकि समाज में सभी जातियों के अपने जिम्मेवारी, अपने दायित्व निश्चित थे कि इसको ये काम करना है, तो आप अपने किसी काम के लिए चिंतित नहीं होते कि हमारा ये काम होना है कि नहीं होना है। जो आपका काम है वो आप करते थे, दूसरे का काम है दूसरा करता था। सब एक दूसरी अपनी जिम्मेवारी का पालन करते थे और सब जो और सबका काम उससे चलता था कि अगर कोई हमको फूल देता है और मैं किसान हूं तो मुझे भोजन कराने का दायित्व उसको मेरा है, मुझे देना है। मैं अगर दूध पैदा करता हूं तो उसको, अगर मुझे फूल देता है तो उसको दूध देने का दायित्व मेरा है, घी देने का दायित्व मेरा। इस समाज में ये स्थिति थी, इस प्रकार से जाति व्यवस्था थी और ये हमारी देश की ताकत थी। और तभी भारत दुनिया में विश्व गुरु था। तभी भारत अंग्रेजों के 1857 और उसके बाद तक दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का आकार, जीडीपी हमारी थी। दुनिया के व्यापार में हमारा कंट्रीब्यूशन था। इसको मान्यता मत लीजिए। आज जिन लोगों को मालूम नहीं है वो जाति जाति गाड़ी देते हैं। ये लंबे समय के अनुभव से समाज ने पैदा किया है। एक एक जाति के उसके गुण उसमें डाले गए, वंशावलियों से वो काम सीखते थे। और आज भी आप जाएंगे तो भले जातियों ने अपना काम छोड़ दिया है, आज जाति अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अपनी जाति के आधार पर काम करते हैं। जाति व्यवस्था टूट चुकी है। ये अलग बात है कि उसके बाद क्या व्यवस्था हो ये बनी नहीं है, वो एक प्रश्न हमारे सामने है। तो आज उस रूप में जाति नहीं चलेगी। लेकिन अभी भी तो इसलिए जाति के बारे में जो ये मान के पैदा करते हैं, अब जैसे ट्राइबल कहा गया उनको, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं ये जंगल में। अब उनके, चूंकि अंग्रेजों ने वही देखा था। हमारे यहाँ 3 प्रकार के जीवन थे, ग्राम्य जीवन, शहरी जीवन और वन जीवन। शहरी जीवन थोड़ा छोटा होता था। वन जीवन में वहाँ भी राजा होते थे।
अब आप सोचिए ना कि कहा जाता था कि वहाँ पीछे दलित है, वहाँ शेड्यूल ट्राइब्स है, असभ्य होते हैं, गवार होते हैं। आप जरा सोचिए, ऋषि मुनि साधु संत तपस्या कहाँ करते थे? पढ़ाई लिखाई का पहले जो आश्रम होते थे वो कहाँ होते थे? सब जंगल में ही होते थे ना। तो जहां अध्ययन के जो केंद्र थे वो कैसे गड़बड़ हो सकते हैं? भाई जंगल है तो उसमें जीव जंतु होंगे। तो ये सब हमारे यहाँ सब झूठ फैलाए गए जाती हो। इसीलिए यादवों को बता दिया, ये नेताओं को, यादवों को तो अपने नेताओं के साथ लड़ना चाहिए कि तुमने हमको पिछड़ा किस आधार पर बताया। जब हमारे इतने बड़े बड़े राजा हुए, और मैं बता रहा हूं, मैं बिहार का हूं, बिहार में एक भूइया बाबा का पूजा होता है। भूइया बाबा का कुछ लोग बोलते हैं कि ये धरती माता की पूजा है। भूइया मतलब धरती, हमारे यहाँ भूइया बोलते ही हैं। अरे कहाँ बैठा रहता भूइया में, तो उसको भूइया बोलते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी है। उस दिन गांव भर के जितने भी भैंस गाय बड़े दूध होते हैं, वो सारे दूध पूजे वाले के यहाँ आते थे। ये नहीं था कि वो खरीदना पड़ता था। फिर वो यादव लोग ही उसका प्रसाद बनाते थे और पूजा करते थे। उसमें भक्त भी वही, पुरोहित भी वही होते थे। तो इसीलिए अलग अलग जातियों की ऐसे ही कथाएं हमारे देश में, जिसके बारे में ये कहा नहीं गया। और हमारे यहाँ जन्म के आधार पर जाति की व्यवस्था बाद में हुई है। और जहाँ तक कथा का सवाल है, इस देश को जानना चाहिए कि लोग मान के चलते हैं कि हम बड़ी जाति, हम छोटी जाति। जिस व्यास मुनि ने, महर्षि व्यास को तो सब लोग नाम सुना है। महर्षि व्यास ने 18 पुराण कहा जाता है कि उनकी रचना है। महाभारत व्यास मुनि ने अगर लिखा है तो वो कौन थे? उनकी माँ कौन थी? तो शूद्र कहे जाएंगे ना। कण्व ऋषि तो काले थे। कौन थे वो? महर्षि वाल्मीकि। आज उनको महर्षि वाल्मीकि का रामायण जो है वो पूजा जाता है। उन्होंने संस्कृत के पहले श्लोक की रचना करने वाले महर्षि वाल्मीकि हैं। और महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता जी के दोनों बच्चे पैदा हुए, वहाँ रहे हैं। तो क्या ये जाति व्यवस्था थी हमारे यहाँ? अगर थी तो वहाँ तो नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो तो नीच जाति, शूद्र जाति के थे, नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी बातें फैला के समाज में विष पहले से फैलाया गया है। इसलिए अगड़े पिछड़े की बात होती है, बाकी बात होती है। तो आज चूंकि ये प्रकरण आ गया है, और कथा वाचन में तो हम संत रविदास के गाने गाते हैं कि नहीं, कबीरदास के गाने गाते हैं कि नहीं? आप जानते हैं कौन जाते? सूरदास कौन जाति थे? आपको पता है? नहीं पता है? फिर कैसे आप बात, पूरे देश में ये आप वर्णन देखेंगे। ये भाव था ही नहीं। जो जाति का ये भेद है, हमारे कुछ 100 सालों का काल है। कोई हजारों वर्ष से लोग कह रहे हैं, बिल्कुल झूठ है, हजारों वर्षों से नहीं है ये। उसके आधार पर हमको सोचना है, इस देश को आगे बढ़ाना है। और मैं एक और प्रश्न उठा रहा हूँ, बिल्कुल मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि किसी का सीखा और बाल काटे, लेकिन इसमें 2 बातें हैं। जो लोग अखिलेश यादव और बाकिया शिखा का प्रश्न उठाते हैं, इनमें से कितने लोग शिखा रखते हैं? जब आप स्वयं अपना कटवाते हो, वो गलत तरीके से काटा गया अलग बात है, लेकिन आप स्वयं जाकर अपना प्रतिदिन जब भी आप बाल मुंडन कटवाते हैं तो आप शिखा रखते हैं क्या? कटवाते हैं? कितने लोगों का है? मैं तो शिखा रखता हूं, तो मैं बोल सकता हूं शिखा काटना। तो कम से कम आप देखिए कि आज भी शिखा आपके सम्मान का प्रतीक है, तो आपको शिखा रखना चाहिए। और जिन लोगों ने काटा है अगर इस भाव से, उन लोगों ने महापाप किया है, महाअपराध किया है, इसका कोई अर्थ नहीं है। हालांकि गांवों में सजा देने का यही प्रावधान होता था। गांव में अगर कोई गलती करता, पंचायतें बैठती थी तो होता था इसका बाल मुंडन कर दो, बाल के साथ पूरा सिर मुंडन कर दिया जाता था। इसको थूक फेंक के इसको चटवाओ, इसको गधा पर बैठा के घुमाओ, ये पापी और अपराधी है। सामान्यतः मामलों को थाना में ले जाने की परंपरा नहीं रही है। खासकर महिलाओं का कोई विषय हो जाए, उनके साथ छेड़खानी का कोई का, तो वो उसी ढंग से निपटा जाता था। और परिवार के लोग भी इसमें उसको सजा देने में शामिल होते थे कि इसका बाल मुड़ो, इसको गधे पर चढ़ाओ, इसको थूक चटवाओ, इसको गाय का गोबर निगलवाओ, इसको बालू निगलवाओ। ये सब हमारी परंपरा में ये सब सजा रही है। तो अगर इन दोनों ने वहाँ कुछ किया है जिसके बारे में मैं स्पष्ट नहीं हूँ, उसके आधार पर किया गया है, तो यह है तो कानूनी दृष्टि से भी गलत है, धर्म की दृष्टि से गलत है आज के समय में। क्योंकि कोई अगर शिखा रखे हुए है उसको आप काट देंगे तो वो सब गलत है। लेकिन ये परंपरागत रूप से हमारे देश में रहा है। और थाने में आज के हिसाब से थाने में जाना चाहिए, हमको सजा देने का अधिकार नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आज भी आखिर देखिए,
उन लोगों ने उनको देके उनको थाने में सुपुर्द नहीं किया। गांव के लोग चाहते तो थाने में सुपुर्द कर देते, तो हुआ कि नहीं नहीं, जरूर वहाँ कहने वाले लोग रहे होंगे कि थाना में ले चलो, पुलिस बुलाओ, इसको हैंड ओवर करो, लेकिन हुआ कि नहीं नहीं छोड़ दो, अब हो गया बहुत, इससे ज़्यादा करना ठीक नहीं है और इनको छोड़ दो, ये जरूर बात हुई होगी। तो इसको पूरे परिप्रेक्ष्य में हमको देखने की ज़रूरत है। और ये इस घटना पर जो समाजवादी पार्टी की, जो राष्ट्रीय जनता दल जिस ढंग से भूमिका और यादवों के नाम पर जो आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने यादव के भी विरोधी हैं, ये पूरे समाज के द्रोही हैं, ये देश के द्रोही हो सकते हैं। कहीं से एक गलती हुई, कुछ भी हुआ है उस पर, उसको इस ढंग से लेकर के आप उसमें आग लगाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव है, आगे विधानसभा चुनाव होना है, दो बार से आपको बहुमत नहीं मिल रहा है, तो आप ये करेंगे। ये इसलिए मैं यादवों से भी अपील करता हूं, देश के सभी प्रबुद्ध लोगों से अपील करता हूं कि ऐसे विषयों को सही परिप्रेक्ष्य में लीजिए और ऐसे नेताओं के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। और समाज में भी जो लोग इस ढंग से रेजिमेंट बना के और खड़ा होकर के आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो समाज के दुश्मन है वो, और उनका भी विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।